बढ़ेंगे आगे। अब हमारे साथ हमारे पैनल पर टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं कि अब जब हम ऑल टाइम हाई से कुछ छू के फिर हम नीचे आ गए हैं लगभग 18 मतलब इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के तो ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इस लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्या बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? हमारे साथ नरेश मिरानी हैं, हमारे साथ विजय भी हैं और हमारे साथ कुणाल बूथरा भी जुड़ेंगे। पहले नरेश मिरानी से बात करते हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। आज तो आप कहेंगे अब रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और या फिर अभी एक कंसोलिडेशन दिख सकती है आज ऑल टाइम हाई लगाने के बाद? फाइनली जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस हो गया और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑल टाइम हाई बनने के वक्त लास्ट 2-3 दिन में ब्रॉडर मार्केट्स ने भी अच्छा मूव दिया। तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी 70 पॉइंट्स अप है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट क्लोजर टू 0.8 to 1% अप है। सो ब्रॉडर मार्केट में भी एक थोड़ा मोमेंटम आ रहा है और वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी लैगिंग रहा है। जो 1200 पॉइंट का मूव हुआ है बैंक निफ्टी में और जो 3000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में, ये पीरियड में स्मॉल कैप इंडेक्स ने कवर अप नहीं किया था। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से जो रेंज है वो 18200 से लेके अब 18800 18900 तक की हो गई बैंक निफ्टी की, और सामने स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा मोमेंटम रहेगा अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इंडेक्सेस पर नरेश अपनी राय देते हुए, लेकिन नरेश साथ ही आपके टेक्निकल पिक्स भी आप बताएं, कौन से स्टॉक्स इस वक्त आप फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले बाई रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, जो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ है। 59-50 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे एक मूव आ सकता है 65-70 तक। यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 57। दूसरा बाय रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये 905-907 पे रुका है लास्ट 2-3 वीक से। आज भी वहीं पे कोशिश कर रहा है, तो प्रीएम्प्टिव बाय है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 895, टारगेट होगा 1000 रुपीज। फाइनली 906 क्रॉस कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। शायद चीयर्स बोल रहा हो लेकिन ट्रेडर्स जो है उनके, ये देखिए आज लास्ट के 10 रुपए जो है वो चीयर्स में आए हैं। विनय रजानी भी हमारे साथ, कुणाल भी हैं। कुणाल, खुश तो बहुत हो गए यार, मजा आ रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मार्केट ने वो सीलिंग 270 दिनों के बाद आई थिंक ब्रेक किया हमने। तो बहुत 274 दिन के बाद उन्होंने ब्रेक किया। तो बहुत ये पेशेंस टेस्टिंग ब्रेक। ये टेक्निकल एनालिसिस में जब ऐसा होता है, एक सीलिंग ब्रेक होती है तो एक नई रेंज खुल रही है एक तरह से। तो इनफैक्ट ये लास्ट 22 ईयर्स का अगर हम डेटा देखेंगे इंडेक्स का, तो जब निफ्टी ने न्यू हाई क्रॉस किया है, भले वो 2008 के बाद में जब नया हाई बनाया था, 2000 के बाद में जब नया हाई बनाया था, 2015 के बाद जब नया हाई बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स तक तो मार्केट ने एटलीस्ट करेक्शन नहीं देखा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले 3 से 6 महीने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम बरकरार रहेगा इंडेक्स पे। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खास बात है इस ब्रेकआउट की कि रिलायंस कहीं पे भी न्यू हाई के आसपास नहीं है। HDFC बैंक लार्ज जो सेकंड हैवीवेट स्टॉक है इंडेक्स में, या HDFC लिमिटेड, ये कहीं पे भी लाइफ हाई के आसपास नहीं है। तो ये जो न्यू हाई बनाया है इंडेक्स ने, ये लार्ज कैप्स के बलबूते पे या दम पे नहीं बनाया है, ये सेकंड अंडर परफॉर्मर्स के दम पे बनाया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो फर्स्ट लेग ऑफ अपमूव थी 2020 कोविड लोस के बाद में, और ये सेकंड लेग ऑफ अपमूव है, ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मूव। क्या बात है। तो कैसे ट्रेड कर रहे हैं सब आप कुणाल? तो 2 बाय कॉल रहेगा। मैं भी अग्री करूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। मेरा सब मानना है कि आई थिंक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है स्टॉक पे, तो इसको मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 1000 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 865 का। और सेकंड है हीरो मोटोकॉर्प। आज के मूव के बाद में भले स्टॉक 2 से 2.5% ऊपर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये ब्रेकआउट मूव हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प पे। और मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि शायद ऑटो स्टॉक्स यहाँ से अच्छे पिकअप कर सकते हैं। तो मैं हीरो मोटोकॉर्प पे बाय की सलाह दूंगा। टारगेट रख सकते हैं करीबन 2950 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2700। 2700 पे अब स्टॉप लॉस है, 2900 आपको नजर आ रहा है, 100 रुपए यहाँ से और 2950। ओके। और रिलायंस में आपको 2850 टेस्ट होता हुआ नजर आता है? हाँ, आई थिंक हम बात भी कर रहे थे लास्ट वीक के रिलायंस कब ब्रेकआउट करेगा। मैंने कहा था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू कांट लीव रिलायंस बिहाइंड। अब लार्ज कैप स्टॉक्स को ज्यादा लीव नहीं कर सकते, और आज के मूव के बाद, पावरफुल मूव के बाद में, वही एक अच्छा सपोर्टिंग फैक्टर आया है निफ्टी के लिए। राइट। ये अभी से नरेश से पूछूंगा मैं बात, विनय के पास जाएं एक बार, विनय का लेवल्स ले लेते हैं, उसके बाद सबसे थोड़ा स्टॉक्स पे बात करेंगे। विनय, आप बताएं आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट को?
जी, निफ्टी में आज देखा है हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए और अच्छा खासा ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम एंड गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टॉक्स। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल मुझे दिख रहा है निफ्टी में वो है 18,735 का। दिस हैपेंस टू बी दी 61.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। तो जो जून में हमने लो बनाया था उसके बाद हमने 18,100 के लेवल्स देखे। 18,100 के बाद हमने वापस एक करेक्शन देखा जो निफ्टी को 16,750 के करीबन लेके गया। तो ये पूरी एंटायर स्विंग को हम कंसीडर करें और फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल निकालते हैं तो जो गोल्डन रेशियो जो हम मानते हैं 61.8% विच कम्स अराउंड 18,735। तो ये एक लेवल है वो ग्रेजुअली निफ्टी कैन मार्च टुवर्ड्स दिस लेवल्स। तो ऑब्वियसली सेटअप काफी पॉजिटिव है, धीरे धीरे स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स विल पार्टिसिपेट मोर, क्योंकि अगर इंडेक्स की बात करें तो एफआईआईज का इसमें अच्छा खासा एक पार्टिसिपेशन रहता है और एफआईआईज का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो हम देखने जाएं तो अभी करीबन 2.4 के करीबन पहुंच गया है। अभी रिसेंटली हमने 3.28 का हाई बनते हुए देखा और वो 2.4 पे पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज ने अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी इंडेक्स और डेरिवेटिव्स में बना के रखा है और वो कहीं ना कहीं यहां से अपसाइड थोड़ा ग्रेजुअल बना सकता है और स्मॉल कैप मिड कैप जो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट को पसंद आते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स को पसंद आते हैं, वैसे स्टॉक्स चल सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेथ ऑफ द मार्केट टू इंप्रूव फ्रॉम ईयर और अल्टीमेटली इंडेक्स आई एम एक्सपेक्टिंग 18,735 टू रीच इन द नेक्स्ट 1 मंथ। अच्छा, इसी सीरीज में 18,735 का टारगेट। स्मॉल कैप मिड कैप की जो बात हो रही है कि अब ब्रॉडन होगा, इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स पे कोई व्यू या कुछ स्मॉल कैप पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक्स आपको जो अच्छे लग रहे हैं यहाँ से? तो आई थिंक स्टॉक वाइज काफी सारे स्टॉक्स है जो अच्छे लग रहे हैं। आज हमने देखा कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में हालांकि थोड़ी सी बैकसीटेड मूव आई है, बट काफी सारे अदर स्टॉक्स है जैसे कि वो आरवीएनएल है, उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट वापस हमें देखने को मिल रहा है। मैसगांव डॉक में भी अच्छा मूव आ रहा है। तो काफी सारे जो स्ट्रॉन्गर नेम्स, परफॉर्मिंग नेम्स में उसमें बहुत अच्छा मूव आ रहा है। मेरा मानना है कि आई थिंक ये मूव बरकरार रह सकता है इन सारे स्टॉक्स में। बट एज अ ओवरऑल मार्केट ब्रेथ मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद मार्केट ब्रेथ इतना स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं करेगा आने वाले कुछ एक दिनों तक एटलीस्ट, बिकॉज हम अभी भी वो एक डाउटफुल जोन में हैं जब हम ट्रेडर सेंटिमेंट की बात करें। जब तक ट्रेडर सेंटिमेंट एकदम स्ट्रांगली बुलिश नहीं हो जाता तब तक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़ा सा बैकसीटेड परफॉर्मेंस देते हैं। तो जनरली हम देखते हुए ना मार्केट्स में अगर इंडेक्स 1% अप है तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स 2% या 3% अप हो सकता है रिस्पेक्टिवली। बट ये ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पे इंडेक्स अगर 0.5% अप है तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स 0.7-0.8% अप। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो एब्सोल्युटली, ये आपने ब्रेथ की बात भी कही और इस वक्त आप देखें भी तो आप इनफैक्ट एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि जो बिगेस्ट कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप में एडिशन हुई है, इनफैक्ट उसमें वैल्यूबल कंपनीज ही सबसे ज्यादा है जो पिछले हफ्ते कंट्रीब्यूट हुई है। उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इनफैक्ट इन्फोसिस जैसे और टीसीएस जैसे काउंटर्स भी शामिल है जिनकी ऑफकोर्स बड़ी है तो इनकी मार्केट कैप भी बढ़ी, इनकी वैल्यूएशन भी बढ़ी। तो कहीं ना कहीं बड़े आईटी स्टॉक्स जो है वो भी लगातार उन पर भी बाइंग तो है ही। आप अगर बैंक्स देख रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आईटी में भी आपको एक्यूमुलेशन दिख रही है और साथ ही ऑटो जो सेक्टर है वो लगातार चल रहा है। सो बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप में एज कंपैरेटिवली कम पार्टिसिपेशन थी, लार्ज कैप में बड़ी थी और अब मिड कैप और स्मॉल कैप में से पिक्स निकल के आनी चाहिए क्या, ये लगातार हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं। आपकी आज की क्या पिक्स होंगी विनय? जी, पहले स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे थे तो मैं डेफिनेटली एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप वाज अप बाय 2.5% व्हाइल निफ्टी वाज अप बाय 1.25%। और आज के सेशन की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स अभी निफ्टी का जो है वो करीबन 1% ऊपर है जबकि निफ्टी 0.8% अप, तो 0.5% अप। तो ऑब्वियसली आउट परफॉर्मेंस क्लियरली लास्ट वीक से और आज के सेशन में भी स्मॉल कैप ने ही ज्यादा परफॉर्म किया है। बट हालांकि लार्ज कैप में काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने लास्ट 15 से 20 दिन में इतना परफॉर्म नहीं किया है और शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो लार्ज कैप में से मुझे एक पसंद है स्टॉक बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 1656 के करीबन हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना है जो बुलिश रिवर्सल माना जाता है और दिस स्टॉक्स हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इफ यू वर टू कंसीडर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो एक शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड सिनेरियो के बाद एक ट्रिपल बॉटम बना है, तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बजाज फिनसर्व 1656 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 16
1620 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1720। और जो दूसरा पिक जो मुझे पसंद है वो है लार्सन एंड टुब्रो, जो एक निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम इंडेक्स की बात करें तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आते हुए देखा था हमने लास्ट वीक में, तो उसी के चलते मुझे लग रहा है कि एल&टी कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो एल&टी 2060-2065 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 2020 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस प्योरली फॉर 1 और 2 डेज एंड अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 2150। सो बेसिकली आई एम बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और उसमें से भी एल&टी का एक फेवरेट पिक रहेगी, और दूसरा एनबीएफसी स्पेस में से बजाज फिनसर्व। एनबीएफसी प्लेज हैं जो कि इस वक्त विनय राजानी ही कॉल्स एल&टी और साथ ही बजाज फिनसर्व में एक्शन, और यहां से और ज्यादा खरीदारी नजर आएगी। हमारे साथ राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। जहां हम देख रहे हैं तमाम इंडेक्सेस में पॉजिटिव आउटलुक, अब मिड कैप स्मॉल कैप की भी बात थी, तो वहां पर भी एंट्री पॉइंट्स लेवल्स कहां से बनते हुए दिखेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रहेंगे, इस पर बातचीत है। आज वैसे ऐतिहासिक दिन है तो इंडेक्स पर आपकी कमेंट्री का हक हम आपसे नहीं छीनेंगे, लेकिन आपकी कॉल्स भी बताएं और क्विक का एक ब्रीफ व्यू इंडेक्स पर भी आप बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसा कि हम मार्केट पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक बुलिश व्यू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे ही हम अभी भी यहाँ पे मार्केट पे बुलिश है और 18,750 तक का हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जिस तरीके से पुट राइटर्स ने अपना बेस हायर साइड पे शिफ्ट किए, अब 18,400 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो अब 18,400 का स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और अपसाइड के टारगेट 18,750 रहेंगे। और बैंक निफ्टी में हम 43,500 तक के टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट हम उस लेवल के आसपास तक आज ट्रेड करते हुए देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी में। लेकिन हमें लग रहा है जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बना है 43,000 अब यहाँ से एक इमीडिएट सपोर्ट जैसा काम करेगा, और इसके ऊपर अगर हम कंटिन्यूस ट्रेड करते रहे तो नेक्स्ट टारगेट इसके 43,500 44,000 तक बैंक निफ्टी में भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अब इसी बुलिश व्यू को सपोर्ट करने के लिए हमारा बुलिश व्यू है रिलायंस इंडस्ट्री पे, और रिलायंस इंडस्ट्री हमारा पहला स्टॉक होगा जिसपे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, करीब 4.5% ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है रिलायंस में, और जिस तरीके से 2680 के लेवल को आज क्रॉस किया है, हमें लगता है रिलायंस में नेक्स्ट मूव ऑफ 2780 2800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 2660 के स्टॉप लॉस से रिलायंस पे बाय करने की सलाह है। मिड कैप स्पेस में हमें लगता है पावर मैक पे ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छा आज प्राइस एक्शन देखने को मिला है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो अक्टूबर में बने थे उसको भी अब आज वापस सरपास करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से ये थर्ड वीक है यहाँ पे कंसेक्यूटिव बेसिस पे हायर हाई फॉर्मेशन बने, पावर मैक पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए रहेगा। 2320 यहाँ से इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। 2180 का स्टॉप लॉस होगा। और थर्ड स्टॉक जो रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। मार्केट में एक चीयर फैक्टर बिल्कुल है और हमें लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट का जिस तरीके से बिहेवियर है वो भी एक यहाँ पे चीयर का साइन दिखा रहा है। बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें टारगेट आना चाहिए 930 940 तक के। 885 का स्टॉप लॉस होगा। इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो मतलब सब हमारे सारे ही पैनलिस्ट को पसंद आ रहा है ये स्टॉक। इस समय कुछ हो रहा है इसके अंदर। श्रीकांत को भी लेके आते हैं। श्रीकांत, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे ऐसे बाजार में? गुड आफ्टरनून अजय जी। अरे मार्केट ने देखिए अगर 18,600 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया है तो सेलिब्रेशन बनता ही है। तो इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को सब लोग 3 चीयर्स कर रहे हैं। समझ में आया। इसके अलावा इसमें कोई रीजन नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 1.5-2 महीने से इसी लेवल्स पे अटका हुआ है। तो टेक्निकली लग रहा है कि ये स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर रहा है और इवेंचुअली लगता है 940 945 के लेवल्स को दिखा सकता है। साथ ही साथ यूनाइटेड ब्रीवरीज यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बना है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी इसमें बन रही है और ये स्टॉक चल सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। 890 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट थोड़े बड़े रखे 940 945 के, बिकॉज अगर इस लेवल पे अगर मार्केट अगर ट्रेड करने लगता है कंफर्टेबली या तो इसी लेवल पे अगर आके रुक जाता है तो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में और भी हमें अच्छी एक्टिविटी देखने मिलेगी। साथ ही साथ हमें लगता है कि भारत फोर्ज ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम फोकस पे रख सकते हैं या रडार लिस्ट पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 890 95 के लेवल्स दिखा सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आफ्टर करेक्टिंग टू द एग्जैक्ट टेक्निकल पॉइंट इसमें एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है। वॉल्यूम्स देखे और प्राइस पैटर्न को देखे तो लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 890 के लेवल्स को दिखाएगा।
यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 845 का। और अगर किसी क्रूड बेनिफिशियरी को अगर देखना है, क्रूड के प्राइसेस में जो फॉल आया उसके बेसिस पे अगर किसी को देखना है, तो हमें लगता है कि अपोलो टायर्स ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट किया है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस किया है। तो ये स्टॉक हमें लगता है 350-55 के लेवल दिखा सकता है। तो अगर किसी के पास अगर पोजीशंस है तो उसे पकड़ के रखें, क्योंकि आज के दिन में स्टॉक काफी चल चुका है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल लेने से बचिए, लेकिन अगर आपके पास अगर पोजीशन है तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिए। 350 से लेकर 360 के लेवल्स दिख सकते हैं। श्रीकांत, सेलिब्रेशन तो इसमें भी डेल्टा कॉप में भी काफी हो रहा है और भी कुछ और स्टॉक्स जो सेलिब्रेटरी मोड में है वो हम वापस आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये अपने जो लॉरेंस बलांको हैं सीएलएसए के, वो जनाब आज सुबह उन्होंने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकाली है और उसके हम डिटेल्स आपको बता दें। उसके बाद एसबीआई के चेयरमैन के साथ निकुंज ने जो बातचीत की वो सुलवाएंगे। लॉरेंस को ऐसा लगता है कि निफ्टी का अब अगला टारगेट 20,185 है। उन्हें लग रहा है कि तेजी ये जारी रहेगी। बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग ब्रेकआउट निफ्टी में हो रहा है और ये रैली बनी रह सकती है। उनका ये मानना है कि अब ब्रॉडर मार्केट में ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स को, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उनको साइंस नजर आ रहे हैं कि एक ब्रेकआउट होगा। और आप हमारे और पैनलिस्ट भी ये बात रख रहे हैं कि अब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक रैली बहुत नैरो थी। आगे चलते हैं, एसबीआई के चेयरमैन की कुछ कमेंट्री सुन लेते हैं, क्योंकि एसबीआई और दूसरे कुछ और स्टॉक्स में हल्की सी सॉफ्टनेस आ रही है, चले भी हैं बीच में। कहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे श्रीकांत, विनय और राजेश के साथ। लेकिन कुछ मिनट इनकी कमेंट्री सुन लेते हैं खारा साहब की। ब्याज दरों की जब बात करते हैं खारा साहब, जो डिपॉजिटर होता है वह ज़्यादा इंटरेस्ट चाहता है और जो बोरोवर है वो कम ब्याज देना चाहता है। ब्याज दर बढ़ चुकी है। अगर हमारे दर्शक इंडिया के सबसे बड़े बैंकर से जानना चाहेंगे कि ब्याज दर कितनी और बढ़ सकती हैं और किस हद तक आपको लगता है कि बैंक के जो कस्टमर हैं उनमें क्षमता है लोन रीपेमेंट की। जहाँ तक ब्याज दर और अधिक बढ़ने का सवाल है, जैसा कि हमने देखा है कि ब्याज दरों का बढ़ना का कारण जो है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के द्वारा अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक मेन रूप से कारण रहा है। और जिस तरह से यूएसए में इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आया है, आशा करते हैं कि ये इन्फ्लेशन इधर भी भारतवर्ष में भी हमने देखा है कि उसके नंबर्स कुछ कंट्रोल में आए हैं। हमें आशा है कि जो आरबीआई की पॉलिसी रेट्स शायद उतने नहीं बढ़ेंगे जितना कि पहले सोचा जा रहा था। और अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर उस तरह से नहीं बढ़ेंगे तो शायद बोरोर्स के लिए भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। और डिपॉजिटर्स को अधिक इंटरेस्ट रेट जो चाहिए, उसके लिए जैसा मैंने कहा कि हम अपने ग्राहकों को सेविंग्स बैंक के अकाउंट के साथ साथ मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। और मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में भी हमारे टर्म डिपॉजिट में जहाँ कहीं हमें लगता है कि शायद हमारे को एसेट लायबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें और अधिक डिपॉजिट चाहिए, तो वहाँ हम और अधिक इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा निम जो है वो इंटैक्ट रहे, ये एक मेन इसमें हमारा एक बेंचमार्क रहता है। और उसको देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि हम डिपॉजिटर्स का भी इंटरेस्ट को वॉच कर पाएंगे और बोरोर्स के इंटरेस्ट को भी वॉच कर पाएंगे। हालांकि एक बड़ी टाइट रोप वॉक है, लेकिन जितनी दक्षता हम में है, उम्मीद करते हैं कि हम इसको अच्छे से निभा पाएंगे। आखिरी 2-3 सवाल आपका समय और मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट है तो वह कासा उसको मिल जाता है, डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, आपके एसएलआर के एडवांटेजेस हैं, वो दूसरे बैंकों के पास ये नहीं है। तो हो सकता है कि दूसरे बैंक ब्याज दर बढ़ाएं, तो दूसरे बैंक्स अगर ब्याज दर बढ़ाएंगे तो डिपॉजिटर्स वहां जा सकते हैं, बिकॉज वो मार्केट शेयर गेन करना चाहेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि अब डिपॉजिट को लेकर वॉर हो सकती है मार्केट में? देखिए, ऐसा है कि उस तरह का जो है नॉर्मली उस तरह का एक ट्रेंड देखा जाता है बल्क डिपॉजिट में ही, और बल्क डिपॉजिट में इस तरह का कुछ ट्रेंड आता है, लेकिन ये बड़ा मोमेंटरी होता है, ये कभी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। तो उसके अलावा बहुत सारे और साधन हैं, जैसे हम भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जैसे हम रेज कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस पर। सो उन सभी संसाधनों को भी जुटाकर
हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा ना बढ़े और हम साथ ही साथ अपने निम को बरकरार रखें। तो ऐसा कुछ बैंकों में जरूर पाया जाएगा, लेकिन ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना मार्केट शेयर और गेन कर सकता है, भले बैंकिंग में हो, इंश्योरेंस में, क्रेडिट कार्ड में? अब नंबर 1 है अभी, और क्या आप और गेन कर सकते हैं? मेरे को लगता है कि हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल अवेलेबल है इन सभी प्रोडक्ट्स में, और जिस तरह से हम जो है अपनी टेक्नोलॉजी को लीवरेज कर ये सब प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं यूनो के माध्यम से, तो हमारे ग्राहकों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसमें। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि इस माध्यम से और अधिक मार्केट शेयर गेन करने में हम सक्सेसफुल रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20% की क्रेडिट ग्रोथ डिक्लेयर करी है, मगर आपकी जो गाइडेंस है वो 12 से 14 है, तो क्या आपको इकोनॉमी में धीमापन लग रहा है या फिर आप कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जो 20% की ग्रोथ रेट आई है वो एक बिजी सीजन के चलते आई है, उसमें बड़े फेस्टिवल सीजन था, तो इस कारण से जो है काफ़ी स्पेंडिंग थी और पूरी की पूरी इकोनॉमी रीजुबिनेट हुई उस दौरान। तो अगर ये नॉर्मलाइज होता है तो नॉर्मलाइज होने पर जनरली इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं करेगी और हमारा जो बुक जो है उस तरह से ग्रो नहीं करेगी। हालांकि इकोनॉमी को तो ग्रो करने के पूरे लक्षण हैं अभी फिलहाल, जैसा मैं देख रहा हूँ। तो इसी कारण से जो है अगर हम पूरे एनुअल ग्रोथ रेट को देखेंगे, क्योंकि ये एक क्वार्टर की ग्रोथ रेट थी जो कि 20% है, आशा करते हैं कि 12 से 14% की ग्रोथ रेट जो है पूरे साल भर में जो है 12 से 14% की ग्रोथ रेट आएगी। आखिरी सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऑल टाइम हाई पर है। इस सेक्टर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को मार्केट ने नज़रअंदाज करा था, एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया था, अब सब इसकी जय जयकार कर रहे हैं। अच्छी फीलिंग आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, नंबर्स आंकड़े सब बढ़िया लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है कि एक तो नंबर अच्छे हैं, दूसरा हम अपने ग्राहकों के लिए, हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए हम अच्छा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब शेयर होल्डर्स को क्या उम्मीद करनी चाहिए? हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनके लिए अधिक से अधिक उनके लिए वैल्यू क्रिएट करें। सो बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है पीएसयू बैंक स्पेस, और बिगेस्ट बैंकर एसबीआई के दिनेश खारा हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने एक 12 से 15% क्रेडिट ग्रोथ के यहाँ इस ब्रैकेट की भी बात की, जो वाकई में इस पूरे स्पेस के लिए एक बुलिश व्यू आगे के लिए भी बनाए रखने में कॉन्फिडेंस देती है। इस बीच एक बार और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ टेक्निकल एनालिस्ट है हमारे साथ पैनल पर, 3 गेस्ट हैं आज हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं कि वो और कहाँ उनकी नजर है जहाँ बड़े गेन्स मिल सकते हैं। राजेश से चलिए बात करते हैं। राजेश, आज बाजार में हम क्लियरली देख रहे हैं कि जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स हैं उनको तो फायदा मिल ही रहा है। अपोलो टायर तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आप देखें वहां अच्छा खासा मूव है। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की चाल और तेज रह सकती है? फॉर दैट मैटर इंडिगो को भी लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था, इंडिगो पे भी एक पॉजिटिव राय आई थी। आईओसी काउंटर्स आ रहे हैं रडार पर? तो बिल्कुल प्रियंका जी, आईओसी ही रडार पे है, और जिस तरीके से आईओसी में वीकली सेटअप बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब 85 रुपीज तक का अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने 4-5 वीक में एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला, और अब जो प्राइस एक्शन ब्रेकआउट हुए हैं वो ये दिखाते हैं 85-90 तक का ये मोमेंटम रह सकता है आईओसी में। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे यहाँ पे बाय करेंगे, अब स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 72 के आसपास। वही हम देखें तो टायर स्पेस में C8 भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रियंका जी, अगर हम उस पर देखेंगे तो जिस तरीके से C8 में आज ब्रेकआउट हुए, प्राइस एक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट इसने फरवरी 2021 के जो हाई थे उनको भी आज निकाला है। तो ये मंथली चार्ट पे काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है C8 पे, और हमें लगता है C8 में ये जो मोमेंटम बना है 2000 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है इसी कंटिन्यूएशन में। तो C8 पे भी यहाँ पे हमें लगता है कि पोजीशन लॉन्ग साइड की ली जा सकती है। अब करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम 1855 के आसपास सजेस्ट करेंगे। दुनिया तो 10% चल गई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। ब्रेकआउट कैंडिडेट्स अब भी स्टॉक्स बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के सामने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में हैं। श्रीकांत, आपसे राय जानना चाहेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का स्टॉक हम देख रहे हैं करीब 4% की तेजी दिखाते हुए। आईजीएल, एमजीएल, इनफैक्ट इंद्रप्रस्थ गैस को ही देखिए पिछले 5 सेशंस में फ्राइडे से जो चलना शुरू हुआ है वन साइड अप मूव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर इन जितने भी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनीज को देखें तो आईजीएल हमें लगता है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है,
और फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 500 के लेवल्स को छुएगा। आज के दिन में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, इसने पिछले कई हफ्तों के हाई को क्रॉस किया है। इवन दो मुझे लगता है कि स्टॉक 4 से 5% चल चुका है, और अगर पिछले 3 दिन में अगर आप देखें तो 10% के करीब चला है। हमें लगता है कि इसमें और भी फर्दर लेग्स है कि यहाँ से वो और यहाँ से अपनी अपमूव को एक्सपैंड कर सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर पोजिशनल अगर व्यू है तो लॉन्ग करके चले, 445 450 के रेंज में से खरीदे, 430 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 470 और 500 के। और अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके पास अगर है तो मुझे लगता है इन सभी कंपनीज में आप बने रहिए, क्योंकि ओवरऑल ये जो ब्रेंट के दामों में जो गिरावट आई है इसका एक बड़ा बेनिफिट इन सबको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि गैस अथॉरिटी यहाँ पे भी हमें फोकस रखना है। ये स्टॉक भी ऐसा है कि यहाँ से अच्छे खासे बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के बाद एक रिवर्सल पैटर्न में कन्वर्ट हुआ है। हालांकि आज ये स्टॉक काफी अनचेंज या म्यूटेड सॉर्ट ऑफ है, लेकिन अगर यहाँ से रैली अगर एक्सपेक्ट करें तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 100 रुपए से लेकर 110 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर था, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉल इन द क्रूड प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बेनिफिशियरी स्टॉक आने वाले दिनों में उभर के आ सकता है। विनय, वॉर्ड विजर्ड मोबिलिटी, इस स्टॉक को जरा चार्ट को आप अपने चेक करके आए। हम 2 मिनट में आपके पास लौटते हैं। यतिन गुप्ते, चेयरमैन और एमडी कंपनी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टॉक कुछ 12-13% आज एक्साइटेड है, वो इसलिए क्योंकि कल शाम को एक्सचेंजेस पे ये अनाउंसमेंट आया है कि कंपनी कुछ फ्रेश फंड रेज करना चाहती है और प्रेफरेंशियल इशू, QIP सब के जरिए पूंजी जुटाना चाह रही है। तो हमारे साथ गुप्ते साहब जुड़ रहे हैं, यतिन गुप्ते, ये बात करने के लिए कि जो 6 दिसंबर को बोर्ड मीट है उसमें आप किस तरह का पैसे रेज करना चाहते हैं। गुप्ते साहब नमस्कार। सबसे पहले आप बताएं कि लगभग कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है कंपनी को जो अलग अलग माध्यम से रेज करना चाहती है, और ये इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? अभी जो फंड रेज हम कर रहे हैं वो 400 से 500 करोड़ के बीच में कर रहे हैं, जो जिसके लिए टाइमलाइन हमने 3 महीने से 6 महीने की ली हुई है। और ये फंड्स यूटिलाइजेशन जो होगा, जो हम एक नए सेगमेंट में आए हैं, 3 व्हीलर सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, और हम ईवी पार्क जो यहाँ, ईवी क्लस्टर जो यहाँ बना रहे बड़ौदा में, कुछ फंड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। सो दिस फंड्स वुड बी मोर फॉर एक्सपेंशन इनटू ईवी बिजनेस। ठीक है, आपके जो ऑलरेडी जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, अब आप 4 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स की तरफ जाना चाहते हैं, किस तरह के वॉल्यूम नंबर्स अभी आप अचीव कर रहे हैं? और अगर हम 3 से 4 क्वार्टर्स की बात करें तो एक्सपैंड करके, या इवन 2 साल की बात करें, साल 2 साल तक, तो क्या नंबर्स पॉसिबल हैं और टारगेट कर रहे हैं आप? लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 30,000 क्रॉस किए थे 2 व्हीलर सेल्स में, और ये महीने तक, ये महीने के एंड में हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में हम 30,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे। और टारगेट ये लिया है कि 31 मार्च तक हम 1 लाख व्हीकल 2 व्हीलर में हम सेल करें। और 3 व्हीलर सेगमेंट जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसका प्रोडक्शन जस्ट शुरू हुआ है, उसका हमने टारगेट लिया है कि 3,000 नंबर्स हम 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में 31 मार्च से पहले हासिल करें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ते, आज समय देने के लिए और ये बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। वॉर्ड विजिट, ये काउंटर इस स्टॉक को, इनफैक्ट आप किससे बात कर रहे थे? विनय से बात कर रहे थे। जरा चार्ट पे देख के बताएं। आज कुछ BSE पे इसका वॉल्यूम है कुछ करीब 70-80 लाख शेयर्स का, और 12-13% ऊपर भी है स्टॉक। चार्ट्स पे कैसा दिखता है? विनय, आप म्यूट पे हैं। यस, पे काफी कन्विंसिंग है। इनफैक्ट इट हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम द क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑफ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो करीबन 63 पे थी, और अभी स्टॉक 70 रुपए के आसपास चल रहा है। जुलाई मंथ में इसने एक स्विंग हाई बनाया था 68 के करीबन, तो 68 का भी हाई क्रॉस हो गया है। तो इट हैज एक्चुअली गिवन अ ब्रेकआउट ऑन द मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स। तो इसमें डेफिनेटली सेटअप तो काफी पॉजिटिव है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट इसका बन गया है करीबन 62 का, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट बन गया है। तो 62 के सपोर्ट के और स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, और धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हीरो मोटो में जो आज हुआ है 3% का अपमूव, मैं आपको वो कमेंट्री सुनाना चाहता हूं, और हम कोड प्लेट जो बना के लाए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा मैनेजमेंट ने क्या कहा कि हीरो मोटो कॉर्प का
शेयर आज 85 रुपए आज चला है। हमने आपको 2450 के लेवल से ये एनालिसिस किया था कि कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर्स हैं वो बॉटम हो रहे हैं, स्पेशली जो छोटे टिकट साइज वाले टू व्हीलर्स हैं और जो रूरल स्लो डाउन और सेमी अर्बन और छोटे शहरों में जो स्लो डाउन था उससे इम्पैक्ट हुए वो। और आप देखिए आप किस तरह से स्टॉक रिएक्ट किया है। अगर वो कोट प्लेट ला सके मैनेजमेंट ने आज कहा है, इनफैक्ट कल शाम को कहा, प्राइस हाइक बढ़ाते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि डिमांड की सिचुएशन बहुत अच्छी है। और जब उन्होंने ये बात बोली कि डिमांड की सिचुएशन अच्छी है और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है, बाजार को पसंद आ गया। और ये देखिए 85 रुपए का आपको स्टॉक में नजर आ रहा है। श्रीकांत, हीरो मोटोकॉर्प आपको अभी भी अगर आप देखें, अगर आप 1-1.5 महीने का मूव देखें तो जी हाँ 250-300 रुपए चला है, बट लंबी अवधि में तो वही का वही भाव है। अभी भी यहां से बनता है क्या लेना? बिल्कुल। तो देखिए अजय जी, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये सब जो अंडर परफॉर्मेंस था, उस पर्टिकुलर अंडर परफॉर्मेंस को एंड करने के कगार पे ये स्टॉक आ चुका है। काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल पैटर्न में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी इनके आगे के नंबर्स आएंगे वो तो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये एक स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। 2900 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है और अगर इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर ले तो फिर मुझे लगता है कि इसमें हमें काफी अच्छी तेजी देखने मिलेगी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात तो इनफैक्ट ये थी कि जब इस बार मार्केट में एक सेल ऑफ आया था तो जून के महीने में हमने कई सारे स्टॉक्स को पिटते हुए देखा था, बट जहां पे मार्केट ने 15,200 के लेवल्स बनाए थे। लेकिन अगर आप इसी जून मंथ में अगर आप हीरो मोटर्स को अगर देखें या बजाज ऑटो को देखें तो उनमें एक आउट परफॉर्मेंस था। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक थोड़े आउट परफॉर्मिंग थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं था। शायद आगे की जो रैली रहेगी वो हमें लगता है टू व्हीलर्स परफॉर्म करेंगे और हीरो मोटर्स नो डाउट यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। 2790 वाला स्टॉक एक बार 2850 2900 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई प्रोमिनेंट अगर कोई प्लेयर बन सकता है आने वाले दिनों में, अगर इस पर्टिकुलर साइकिल में अगर यू शेप अगर आता है तो फिर बजाज ऑटो ये एक स्टॉक है कि जिसे हम फोकस करके चले, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली 4400 के लेवल्स दिखा सकता है और टेक्निकली हमें लगता है 4000 से लेकर 4050 के लेवल्स दिखा सकता है। दूसरा टू व्हीलर स्पेस, आपको ये भी पसंद आता है, आपको बजाज ऑटो भी पसंद आता है यहाँ से, और आप ऊपर के टारगेट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर टिपिकली एक हॉलिडे मंथ होता है, ईयर एंड होता है, वेडिंग सीजन होता है, और उसके चलते आप इन तमाम स्पेसेस में, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, वहाँ ट्रैवल इंडस्ट्री हो, उसमें एक अच्छी बज़ देखते हैं। इंडियन होटल्स आपको फिर से आज 1% तेज दिखाई दे रहा है। इसकी मूव भी आप धीरे धीरे देख रहे हैं, फिर से शुरू हो चुकी है इंडियन होटल्स। अब क्या टारगेट के लिए से एम करना चाहिए विनय? मेरे हिसाब से जो होटल सेक्टर है उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा दिया है। पिछले 1-1.5 महीने से ये सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, मोमेंटम थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फोकस है वो चेंज हो रहा है। तो ये सेक्टर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए इतना अच्छा सेटअप नहीं है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक में जो सपोर्ट है वो 304 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अपसाइड में हम 344 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो रिसेंट पीक का स्विंग हाई रहा है। तो जब तक ये रेंज में से ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में माना जाएगा। तो 304 ऑन द डाउन साइड एंड 344 ऑन द अपसाइड, एंड दिस इज द रेंज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे मोमेंटम गेन्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, काफी दूसरे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो इंडियन होटल्स पर आप बात रही, आपको लगता है कि ट्रेडर फैंसी काउंटर तो फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे कुछ और काउंटर्स देखें, ऑटो एंसिलरी में स्टॉक्स लाइक गैब्रियल के मूव पे लगातार बनी हुई है। राजेश, आज भी आप ये 8% ऊपर देख रहे हैं। ऑटो एंसिलरी चाहे बात करें या टायर स्पेस की बात करें, इन स्पेसेस में तो मूव अच्छी है ही। गैब्रियल पर क्या व्यू बन रहा है आपका? चार्ट पर क्या अब भी स्ट्रेंथ है कि इन लेवल्स पर भी एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लगभग 15-20% चल गया है पिछले एक हफ्ते में। तो बिल्कुल प्रियंका जी, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, और जिस तरीके से मंथली चार्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में अब जो मूव बने ये 201, 202 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग बाइंग थ्रू आउट द मंथ देखने को मिली है, मंथली चार्ट पे जो
फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है 202 के रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा हायर साइड पे, तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 240 तक भी यहाँ पे हमें लगता है तेजी कंटिन्यू होगी। तो काफी बड़े एक्यूमुलेशन के बाद अब ये स्टॉक ने अपना एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है, और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 202 के बाद इसमें नेक्स्ट टारगेट 240 तक आते हुए दिखेगा। करंट लेवल पे भी बाय करने की सलाह है, अगर कोई डिप आती तो भी ऐड करेंगे, और 182 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और पोजिशनल टारगेट 240 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो ये तो गैब्रियल पर एक बात रही, लेकिन अब हमारे साथ वसीम जी हैं बात करने के लिए कि इस वक्त यहाँ से बाजार में क्या मूव्स देख रहे हैं। वसीम जी, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, ऑल टाइम हाई हमने आज देखा, और उसके बाद अब बाजार में अब कहाँ पर नजर होनी चाहिए, कौन से स्पेसेस पसंद आ रहे हैं आपको? हाँ, थैंक यू प्रियंका जी, आपको भी मुबारक हो। आपके चैनल से हमने लोगों को बनाए रखा और कॉन्फिडेंस दिया, और वो एक बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक नाउ यू शुड बी लिटिल booking profit also, but being there, autos seem to be the best space to be in, and I'm very, very bullish on select commercial vehicle and the plays on buses. So I'm very bullish on Ashok Leyland. I think this is headed to 160. Buy it at around 149, 150, and keep us 150. Keep a stop loss of 147. 160 का टारगेट मुझे दिख रहा है इसमें। और दूसरा पिक मेरा फेवरेट टाटा मोटर। I think जैसे आपको रिलीफ मिलेगा ऑन यूरोप, बिकॉज द नंबर्स लास्ट ईयर वर वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट मंथ यूरोप केम विद द बेस्ट नंबर्स इन ऑटो, और ऑटो तो आपको पता है जैसे ये ठहराव आएगा इन अ लॉट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स जो एग्जिस्टिंग भी हो रहा है, आई थिंक टाटा मोटर कैन गो बैक टू 475। तो अभी 437 में लीजिए, टारगेट ऑफ 455, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 428। ऑल राइट, तो टाटा मोटर्स आपकी पहली कॉल रहेगी, और इसके अलावा और भी कॉल है संजीव जी, ये तो आपको पसंद आ रही है। अशोक लेलैंड आपने सुबह भी दिया था कुछ? हाँ, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर दोनों में ही मैं बने रहूंगा। ठीक है, तो यानी आपको ऑटो स्पेस ही पसंद आता है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये दो पिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। ठीक है, तो बिल्कुल बैंक्स के बाद थोड़ी सी तो चर्निंग आपको ऑटो की तरफ दिख रही है, और आप आज दिन भर में देखें सुबह से आपको जो लीडरशिप, जो सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन, सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड सेक्टर दिख रहा है, वो ऑटो ही दिख रहा है। टू व्हीलर पैक में हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा है, लेकिन टू व्हीलर स्पेस के दूसरे स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो की बात करें, आयशर मोटर जो प्रीमियम कैटेगरी में उनमें मूव है। आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस से अशोक लेलैंड वसीम जी को पसंद आ रहा है, टाटा मोटर्स पर बात की जा रही है कि वहां पर एक बुलिश व्यू रखना चाहिए। तो ऑटो पैक तो है जहां पर एक अच्छी वाइब्रेंस है, और बड़ा सपोर्ट आपको इस वक्त एनर्जी पैक्स में रिलायंस से भी मिल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और स्मॉल कैप काउंटर्स ही देखें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेस, और इनफैक्ट स्मॉल कैप स्पेस के ब्रेकअप की बात की भी जा रही है। कुछ काउंटर्स जो हम देख रहे थे, सिरा सैनिटरी वेयर, इनफैक्ट कजारिया सिरेमिक भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो कजारिया हो, सिरा हो, इनमें भी एक अच्छी मूव तो देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप के कौन से काउंटर्स आपको यहाँ पसंद आएंगे श्रीकांत? क्या ये सिरेमिक काउंटर्स रडार पे आ रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए अगर पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर देखें तो मुझे लगता है कि कजारिया सिरेमिक ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो एक अपने रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आता है। कई बार हमने देखा है कि जब मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस 1300 से लेकर 1400 के लेवल्स दिखा सकता है, और चूंकि क्रूड प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं तो इन सब का जितना भी, और गैस प्राइसेस नीचे आए हैं तो इन सब के इनपुट कॉस्ट कम होते जा रहे हैं, और हमें लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट शायद ये स्टॉक वापस 1300 सवा 1300 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसे लॉन्ग करके चले। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इसके अलावा अगर कोई स्टॉक देखना है जो फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव है, वो है सेंचुरी प्लाई। वैसे आज 4% चल चुका है, लेकिन इसमें हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। 700 रुपए से स्टॉक गिरते गिरते 540 के करीब आ गया था, और अभी यहाँ से इसने एक टर्न बैक किया है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक डिसेंट अपसाइड नजर आती है। 650 के टारगेट्स ओवरऑल नजर आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार 600 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो सेंचुरी प्लाई फंडामेंटली प्लस टेक्निकली काफी साउंड कैंडिडेट है टू बाय करें। ठीक है, और राइट, तो ये सेंचुरी प्लाई भी आप इस लिस्ट में ऐड कर लें जहां पर अच्छी मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ और स्पेसेस, एक काउंटर अभी हम थोड़ी देर पहले राजेश के साथ डिस्कस भी करते, गैब्रियल वहां पर मूव है। फर्टिलाइजर काउंटर में क्योंकि आरसीएफ में आपको डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर है, और लगातार आरसीएफ 20% से ज्यादा की मूव आप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देख चुके हैं कि वहां
मिल भी चुका है। दूसरे कुछ और इन टेलीकॉम स्पेस में टेलीकॉम एंसिलरी के कुछ काउंटर्स ITI, HFCL जैसे भी आज एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन, नेल्को जैसे स्टॉक्स में आज आपको अच्छी मूव दिख रही है और स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस के हम कई सारे स्टॉक्स देख रहे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट रैलिस इंडिया भी बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब थोड़ा चलना शुरू हुआ है। राजेश, क्या इसके मूव सस्टेन करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से रैलीज का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, हमें लगता है कि यस, ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और स्टॉक में यहाँ से फर्दर अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैलीज में यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए ऑलमोस्ट करीब यहाँ से आना चाहिए इसके 270 से 280 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अब जो मूव बने हैं स्टॉक ने अब अपने सितंबर के स्विंग हाई को अब यहाँ पे सरपास करते हुए दिख रहा है। और अगर ये अब ये 235 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट्स के 270 तक आते हुए दिखेंगे। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में मंथली चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और मंथली सेटअप पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो जो कि हमें दिखाता है कि अभी ये स्टॉक 270 280 की तरफ यहाँ से पोजिशनली आते हुए दिख सकता है। तो बने रहना चाहिए, 235 के स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। सो रैलिस इंडिया पर यहाँ पर आप एक व्यू दे रहे हैं बाय करने का, आप टारगेट भी दे रहे हैं और स्टॉप लॉस का भी ध्यान जरूर रखें। लेकिन अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट खबर गरम है का। खबर गरम है में हमें डिम्पी बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पर आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है और एक्चुअली डीलिंग रूप से क्या कुछ बस निकल कर आ रही है। इस पर चलिए अभी लौटते हैं, लेकिन इस बीच दूसरे कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। डेल्टा कॉर्प में भी आज काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। विनय, आप एक बार देखेंगे इस स्टॉक को? डेल्टा कॉर्प का सेटअप काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था। पिछले 1.5 महीने से इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं आया है, लेकिन आज के सेशन के दौरान हम जिस तरह का वॉल्यूम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अपने 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से 3 टाइम्स वॉल्यूम्स हुए हैं आज के सेशन में और प्राइस में करीबन मोर देन 5% का जंप है। तो इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ब्रेकआउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन। इट लुक्स गुड। सो 232 233 के करीबन चल रहा है। मेरे हिसाब से आज का लो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है 220 के करीबन जो था, तो वो स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। और अपसाइड में ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 255 से 260 के टारगेट दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को आउट परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ऑल राइट, ठीक है। सो ये तो आपका डेल्टा कॉर्प पे एक व्यू रहा। PSU स्पेस के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको मूव दिख भी रही है। MMTC जैसे काउंटर्स जो हार्डली कभी रडार पर दिखते हैं, इनमें आज भी मूव है और पिछले हफ्ते भी इनफैक्ट इसमें मूव थी। क्या ये MMTC के मूव्स कितने सस्टेन करेंगे? एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर कोई रैली दिख रही है इस स्टॉक कर चार्ट्स पर, अगर आप चेक कर बता पाए हमें श्रीकांत? MMTC देखिए, तो वैसे जितने भी PSU कंपनीज है वहां पे हमने अच्छी खासी तेजी देखी है और कई सारे स्टॉक्स ग्रेजुअली अपने एटलीस्ट मीडियम लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। इस बार भी हमने आज के दिन में MMTC में अच्छी खासी तेजी देखी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक प्राइस ब्रेकआउट है। ऑसिलेटर्स में अच्छा खासा एक बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ बिल्टअप हो रहा है इसके बेसिस पे ये स्टॉक कम से कम 47 से लेकर 48 के यानी कि 46 48 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन तो होल्ड करके चलिए। अगर आपको फ्रेश भी पोजीशन अगर बनानी है तो इस लेवल पे बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 39। टारगेट्स रहेंगे 47 रुपीज के। ठीक है, ठीक है। ये तो MMTC पर एक व्यू रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं जिस सेगमेंट की हम बात करते हैं, डिम्पी हम तक लेकर आए हैं, खबर गरम है। आइए उनके पास चलते हैं। आज ET न्यूज़ स्वदेश ने खबर दी थी जो कि क्रेडिट एक्सेस को लेकर थी कि इसको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल सकता है। इस खबर आने के बाद ब्रोकर्स के बीच में काफ़ी हलचल है और वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की राय दे रहे हैं। असल में ये शेयर काफ़ी हद तक रेंज में फंसा हुआ शेयर था, लेकिन अब रेंज का ब्रेकआउट कर सकता है इस खबर के बाद, क्योंकि खबर अपने आप में काफ़ी अहम है। हमारे सहयोगी अनुराग ने खबर दी थी कि इस कंपनी को जल्दी इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल सकता है। उसके बाद से इसमें वॉल्यूम एप्रिसिएशन भी देखने को मिला। ब्रोकर से कहते हैं कि जल्दी 1000 का लेवल भी इसके अंदर पार हो जाएगा। ये खबर, ये सुगबुगाहट अब मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से है कि इस खबर आने के बाद ये शेयर 1000 के लेवल के ऊपर आके भी ट्रेड करने लगेगा। दूसरी
जो अहम खबर है वो है आईजीएल को लेकर। असल में इंद्रप्रस्थ गैस के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमको बनते हुए दिखा और इसने सितंबर के हाई को आज वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया। ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को बकायदा खरीदारी की राय दे रहे हैं। काफी सारों ने अपने क्लाइंट्स को बकायदा नई खरीदारी की रिकमेंडेशंस भी दी है। जिन्होंने रोल किया था वो तो है ही है, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको भी अभी खरीदारी की रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि शेयर के अंदर जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता दिख सकता है और एक गिरावट की बजाय अब ये तेजी से ऊपर और जा सकता है। तो आईजीएल दूसरा ऐसा शेयर है जिसपे आज ब्रोकर्स की तरफ से खरीदारी बाजार में दी जा रही है, इंडिकेशन ऐसे देखने को मिल रही है। तीसरी खबर है बहुचर्चित शेयर पेटीएम को लेकर। असल में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ताबड़तोड़ बिकवाली के बाद पेटीएम के शेयर के अंदर बहुत तेज गिरावट आई और ये उन शेयर्स में शामिल हो गए इसने सबसे ज्यादा मनी को इरोड किया। लेकिन अब ब्रोकर्स ये मानते हैं कि यहां पर आके एक वैल्यू बाय के तौर पर ये शेयर खड़ा हो सकता है। पिछले 2 दिन से यानी कि आज का सेशन और कल के सेशन में वॉल्यूम में जो खरीदारी का पैटर्न साफ साफ देखने को मिल रहा है और ये शेयर करीब अब 500 को पार करने की भी नहीं कर रहा है। हालांकि इस बीच जब शेयर में गिरावट आ रही थी तब 2 बड़ी ब्रोकिंग हाउसेस ने भी बकायदा खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें जेफरीज ने इस शेयर को वापस से 2 गुना होकर 1000 का टारगेट दे दिया। ब्रोकर्स अभी अपने क्लाइंट्स को बकायदा 500 रुपए प्लस तक के टारगेट्स देके खरीदारी के लिए कह रहे हैं और पिछले 2 दिन का वॉल्यूम भी काफी सपोर्ट में है क्योंकि अब इसमें गिरावट रुक गई है और जल्दी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो ये 3 शेयर थे जो कि आज खबर गरमा के सेगमेंट के हैं। ठीक है, तो पेटीएम, आईजीएल और साथ ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये हमने तीनों न्यूज बताई। श्रीकांत, आप अगर इन स्टॉक्स पर नजर डालें तो कौन सा स्टॉक पे कई सारे ट्रिगर्स हमको इनफैक्ट डिम्पी ने बताया भी। पेटीएम फॉर एग्जांपल, वहां वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, क्लाइंट्स को डीलिंग रूम से कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आईजीएल पर रिवर्सल, ट्रेंड का रिवर्सल दिख रहा है चार्ट्स पर। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहाँ तो एक रीजन है, वॉल्यूम तेज है क्योंकि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स जहां पर खबर गर्म है, हमारे व्यूअर्स ध्यान जरूर रखें। एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। श्रीकांत, इन तीनों स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे अगर आपको चार्ट्स पर आपको भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है वो अभी भी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो एंटिसिपेट करके ट्रेड लेना मुझे लगता नहीं कि वो एडवाइजेबल है। और कई बार ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के करीब आने के बाद नीचे आ गया था, तो लेट इट एक बार न्यूज आने दीजिए, उसके बाद इसे खरीदे। क्योंकि अगर ये न्यूज अगर एप्लीकेबल अगर हो जाती है या तो अगर इसके लिए अगर लागू होती है तो फिर ये स्टॉक डेफिनेटली जैसे अभी डिम्पी ने बताया, मुझे लगता है कि उन लेवल्स को क्रॉस करते हुए और आगे बढ़ सकता है। तो एक बार खबर के ऊपर मोहर लगने दीजिए। बट मुझे लगता है कि आईजीएल ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। हमें पता है कि क्रूड के दामों में अच्छी खासी गिरावट आ गई है और फंडामेंटली भी यहाँ से क्लियरली अपसाइड दिखता है, क्योंकि ये सब जो भी जितने भी रीजंस बनते जा रहे हैं वो ये पूरे सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि आईजीएल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बिल्कुल इसी खबर को गर्म मानते हुए इसमें पोजीशंस बनाए। ओके, ठीक है। सो गैस काउंटर्स के लिए तो अब समय फेवरेबल लग रहा है और आईजीएल में आप रिकमेंडेशन दे भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टॉक और रह गया, पेटीएम, इससे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच प्रकाश हमसे जुड़े हैं, प्रकाश प्रियदर्शी हमारे रिपोर्टर कॉनकॉर पर एक खबर बताने के लिए। क्या बड़ी खबर है, डिटेल्स एक बार पहले प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, कॉनकॉर के विनिवेश के मसले पर एक बार तेजी दिख रही है और सोर्स हमें बता रहे हैं कि कल एक अहम बैठक होने जा रही है 11 बजे। सरकार दरअसल ये कोशिश कर रही है कि रोड शो के बाद अब कॉनकॉर के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अंतिम रूप दिया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर जो इवैल्यूएशन सब कमेटी है जो कि दीपम के अंदर में होती है, उसकी एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें जो यो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, यूआई है, उसकी क्या रूपरेखा होगी उस पर चर्चा होगी, उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। सोर्स हमें भी बता रहे हैं कि अक्टूबर महीने में कॉनकॉर के लिए जो रोड शो आयोजित किए गए थे उसमें जो क्वेरीज आई हैं उस पर भी चर्चा होगी, उसको किस तरीके से जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए। ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कि इवैल्यूएशन सब कमेटी इस पर चर्चा करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोशिश ये है कि जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट ने रेलवेज की जो लैंड लीज पॉलिसी है उसको अप्रूव कर दिया है और उसके बाद कॉनकॉर के विनिवेश पर जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई है। हालांकि सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी कॉनकॉर का जो विनिवेश है वो चालू वित्त वर्ष में संभव होना, कंप्लीट होना संभव नहीं दिख रहा है। ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो अगले वित्त वर्ष में कंप्लीट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी
सरकार ने जो प्रयास तेज किए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अंतिम रूप देने को, उसके लिए कल अहम बैठक है और इस पर सरकार आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर जो एक खबर है प्रकाश आप हमको दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक काम करते हैं, खबर तो आपको मिल गई, चार्ट चेक भी करवा लेते हैं। श्रीकांत एक बार चेक करेंगे कॉनकॉर इसमें अभी क्या करें। अच्छा, इनमें ना दोनों वाला हिस्सा बताइएगा, जिसके पास पहले से पोजीशन है इसी खबर को ध्यान में रखते हुए कि विनिवेश होगा, और जो अभी आना चाहते हैं वो दोनों वालों का अलग अलग बताइएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे हमेशा ये डाइवेस्टमेंट की अटकलें लगी रहती है और कई बार इसने हमें डिसअपॉइंट किया है, बट क्योंकि इसकी जो मीटिंग है वो कल के दिन में है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि वापस एक बार 800 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है, और 800 में इसमें कई बार अच्छा रेजिस्टेंस आया हुआ है, तो जिनके पास पोजीशंस है वो बने रहे, क्योंकि लगता है कि यहाँ से मोमेंटम बिल्कुल बन सकता है। जिन्हें नई पोजीशन बनानी है, हमें लगता है कि उनके लिए एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफी वोलेटाइल है। अगर न्यूज अगर थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे अगर जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे अगर नहीं आती है तो फिर इसमें बड़ी गिरावट आती है, तो इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे एट 750, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है डाइवेस्टमेंट का, और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो इसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो लगता है कि ये स्टॉक और बढ़ सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, 750 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 800 रुपए के रख सकते हैं। ठीक है, डन। दो शेयर मेरे पास और है, एक मैं पहले तो जरा सर से पता करता हूँ, राजेश जी से। राजेश जी, एक शेयर देखिए जरा, अंबुजा सीमेंट, ये एक्चुअली बहुत बढ़िया चला था, चलने के बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, और आज का जो सेशन है ना सर, अगर आप आवरली चार्ट डालेंगे तो आपको भी दिखेगा एक्चुअली एक डाउनफॉल चैनल का ब्रेकआउट कर रहा है, कंफर्मेशन शायद 2-4 रुपए में और हो जाएगा। ये शेयर सर चल सकता है क्या? ये 600 सवा 600 की कैटेगरी में अगर जाने वाला शेयर है तो फिर क्या 550 का स्टॉप लगा के 50 रुपए कमा सकते हैं सर इस शेयर में? तो डिम्पी जी, ये थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक के सेटअप पॉजिटिव है, मंथली वीकली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। जिस तरीके के सेटअप है, बिल्कुल यहाँ पे 550 इवन 555 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है, और हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 578 की लेवल को हायर साइड पे क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसके 600-615 तक बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्टॉक एक बुलिश जोन में है, एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है वापस बाय करने की, तो ये 555 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है अंबुजा सीमेंट। ओके, ठीक है, ये तो अंबुजा सीमेंट पर एक व्यू रहा। लेकिन एक बार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी, उनसे आज सुबह हमने बात की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो अब अट्रैक्टिव हो गई है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे, आइए ये सारी कॉन्वर्सेशन एक बार फिर से रिविजिट करते हैं मिस्टर कौसगी के साथ। पीएनबी हाउसिंग के सीईओ एंड एमडी गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस स्पेस को आप काफी अच्छी तरह समझते हैं और आपने बहुत साल दिए हैं। एक व्यू ये आ रहा है बाजार में कि हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के लिए अब यहाँ से बहुत जबरदस्त टेलविंड है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और बढ़ते हुए रेट्स ने भी डिमांड को बहुत ज्यादा डैम्पन नहीं किया। लोगों को डर था ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और यहाँ से तो रेट पिक आउट हो गए। आप बिलीव करेंगे कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ आपके जैसी कंपनीज में अच्छी रहने वाली है, और पीएनबी में खुद की आप जब बैठ गए यहाँ पे सीट पे और आपने एस्टिमेट लिया है, क्या विजिबिलिटी दिखती है? एक्चुअली मार्केट बहुत अच्छा है, डिमांड रोबस्ट है, रियल एस्टेट स्पेस अभी रिवाइव हो गया, आई थिंक लगभग 1.5 years हो गया, सो ये साइकिल रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 6 years। सो अफोर्डेबिलिटी आज का तारीख में भी बहुत हाई है इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। आपने कंपेयर किया तो 3 साल पहले इंटरेस्ट रेट और ज्यादा था, अभी इंटरेस्ट रेट बिटवीन 8 to 8.5 है। ये इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया बट उतना हाई भी नहीं है दैट डिमांड को थोड़ा इम्पैक्ट होगा। डिमांड इज वेरी वेरी हाई इन स्पाइट ऑफ interest rates going up. We see that housing industry will do well, and same is the case with PNB Housing also. Not just next few quarters, I think अगले few years तक housing industry और PNB Housing अच्छा तरीके से numbers दिखाएगा।
अच्छे तरीके से नंबर्स दिखाएगा। आपने अपनी जो लास्ट गाइडेंस दी थी, आप कॉन्फिडेंट हैं उसको पूरा करने के लिए, या वो आपने थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे बताया था? आगे 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 आने वाले क्वार्टर्स में आपको लगता है कि नंबर ओवरशूट कर सकता है? मैंने एक्चुअली मॉडरेट ग्रोथ बोला था, कंजर्वेटिव नहीं। सो मैंने बोला था इस साल डिसबर्समेंट 40% ग्रोथ होगा और बुक के ऊपर अराउंड क्लोज टू 8, आई थिंक क्लोज टू 10% होगा, शायद प्रॉब्ली 7 to 8%, 9% हो सकता है। और अगले साल से नेक्स्ट 3 to 4 years तक डिसबर्समेंट ग्रोथ 22 to 25% तक होगा और बुक ग्रोथ 17 to 18%। ये मॉडरेट ग्रोथ है, ये कंजर्वेटिव नहीं है, हाई भी नहीं है। क्योंकि तो ये तो आप मिस्टर कॉस्की की बात कर सुन रहे थे, वो क्लियरली कहते हैं कि डिस्बर्समेंट ग्रोथ उन्हें कितनी स्ट्रॉन्ग दिखती है, रिटेल सेगमेंट उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। एक बार एक व्यू ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी। राजेश, आप बताएं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के काउंटर्स है, मे बी द टाइम इज राइट, क्या बजट से पहले है या फिर इनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो, आवास फाइनेंसर्स हो, एप्टिस हो, ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है? चार्ट्स पर कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? तो प्रियंका जी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद जरूर रिकवरी का ट्रेड हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, और जिस तरीके से अब स्टॉक एक अपस्विंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यहाँ पे इसके इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बने हुए करीब 425 की रेंज में बने हुए, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे। अगर ये स्टॉक 425 के लेवल को होल्ड आउट करता है और इसके ऊपर सस्टेन रहता है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे वो करीब होना चाहिए 485 से 500 की तरफ। तो जिनके पास से पोजीशन बने रहना चाहिए, करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। 420 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर के टारगेट 485 500 तक हमें लगता है पोजिशनल आते हुए दिख सकते हैं पीएनबी हाउसिंग। ठीक है श्रीकांत जी, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है। एक्चुअली वो जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ा था ना, शेयर अपना बेस बना रहा था क्योंकि उससे पहले बहुत कमजोर था। शेयर का नाम है डिविस लैब। एक बार जरा चार्ट लेके आइएगा, और आज का नहीं लेके आइएगा। आप एक काम करना, डिविस लैब को ना आप 2 महीने का 3 महीने तक का वैसे रखिएगा, तब आपको एक चीज़ मैं उसमें से नोटिस करवाता हूँ। डिविस लैब आज का नहीं, 3 महीने का। श्रीकांत जी, आप इसमें जरा देखिएगा, ये करीब इस महीने की 10 तारीख के आसपास से अब शेयर गिरना बंद हो गया है। किसी भी शेयर का गिरना बंद होना ये पहला साइन होता है कि शायद वो रिवर्सल कर सकता है। दूसरा सर साइन, अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो आपको कुछ एक एवरेजेस के भी ऊपर आता हुआ दिखेगा। थोड़ा डैमेज कंट्रोल जिसको हम कहते हैं ना, वो भी करता हुआ दिख रहा है। सर ये 100 रुपया और चल सकता है क्या? क्योंकि अगर ये 100 रुपया चलने वाला है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी दे दीजिएगा आप। बिल्कुल। तो देखिए, अगर 100 रुपए की अगर बात करनी है तो मुझे लगता है कि ये रिबाउंड कर सकता है उतना। उसका रीजन ये है कि ये स्टॉक ने एक बड़े कंसोलिडेशन को डाउनवर्ड ब्रेक किया था, और अगर जैसे अभी आपने बताया कि पिछले कई महीनों से, यानी कि अगर आप मई से देखेंगे तो मई से लेकर लगभग नवंबर के बिगिनिंग तक ये स्टॉक ने एक बेस बनाया था तकरीबन 3600 के करीब, 3600-3500 के रेंज में, और उसे ब्रेक डाउन करने के बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर 3350 या 3400 से अगर ये रिबाउंड करता है तो शायद 3500 या 3600 भी दिखा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके ट्रेंड को देखते हो तो इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी है। फंडामेंटल्स काफी वीक है, और ऐसे पैटर्न को मुझे लगता है कि सेल ऑन द राइज का एक फॉर्मेशन रख सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म में बढ़ सकता है क्योंकि एक डिफेंसिव मोड में इस मार्केट को हम जाते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है कुछ भी पोजीशंस, तो स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 3320 रुपए का, एक 50 रुपए का यानी कि स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स रखे यहाँ पे 3450 से लेकर 3500 के। बट अगर इसी पर्टिकुलर सेक्टर में, अगर हेल्थ केयर में या फार्मा में अगर किसी स्टॉक को देखना है तो हमें लगता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक पिक है वो है किम्स, KIMS। इसे हम लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1700 से 1800 के लेवल्स पे दिखा सकता है। और ओवरऑल हॉस्पिटल्स में अगर आप देखिए तो काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एक कंपनी है, इसे आप लॉन्ग करके चले। करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, आज के लोज उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चले। टारगेट्स रखे कम से कम 1600 से 1700 के।
ठीक है, बढ़िया, ये आपने अच्छा शेयर दिया और आज का वॉल्यूम भी अच्छा है। और मैं ये चेक कर रहा था जैसे जैसे आप बता रहे थे सर, इसका 3 महीने का रिटर्न तो छोड़िए, इसका अगर आज का डेली टुडे चार्ट भी आप लगाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल लास्ट में अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज भी कर रहा है, जबकि मार्केट अपने हाई से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल लास्ट में वॉल्यूम प्राइस एक्शन डेज हाई पे ये क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। 1700 तक का टारगेट है, तो बाय कीजिए यहीं पे। थोड़ा वॉल्यूम कम रख लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बैक टू बैक मिल जाएगा। वॉल्यूम कम लेकिन बाय जरूर किम्स के अंदर। खैर आगे बढ़ते, इस बीच हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप में भेज देना चाहिए। वो गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हो गई हैं उनको अब स्क्रैप में भेजना चाहिए। पहले उनको सुनते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आपके सामने रखते हैं। फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। और अब मैंने शिवराज जी यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करें। और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खुलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा ये खरीदी करिए। तो गडकरी जी यही बात करते हुए दिख रहे हैं कि एक तो पोल्यूशन कम होगा, रोजगार बढ़ेगा, पुरानी गाड़ियां सिस्टम से जाएंगी तो नई गाड़ियों को जगह मिल जाएगी, तो और नई गाड़ियां पोल्यूशन भी थोड़ा कम करेंगी। इसलिए पहले राज्य सरकारें शुरू करें और उसके बाद सभी राज्य इसको अगर फॉलो करते हैं तो बड़ा बेनिफिट होगा। इसकी और जरा डिटेल के लिए मेरे सहयोगी समीर दीक्षित भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जरा बताएं ये कितनी गाड़ियां होंगी और इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? ऑटो सेक्टर और स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर। सरकार के फैसले के मुताबिक जो भी सरकारी वाहन हैं, चाहे वो राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड हो या फिर केंद्र सरकार के तहत, यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी जो सरकारी वाहन हैं, अगर उन्होंने 15 साल की अपनी उम्र पूरी कर ली है तो उन गाड़ियों को सड़क से हटा दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे वाहन जिनके सरकारी वाहन जिनकी उम्र 15 साल हो गई है, उनके रजिस्ट्रेशन को दोबारा नहीं किया जाएगा। और ये जो फैसला है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस एक फैसले से कई दिशाओं में लाभ मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने से प्रदूषण में एक हद तक कमी आएगी। साथ ही साथ जो स्क्रैपेज के लिए ये वाहन जाएंगे तो कच्चे माल, सस्ता कच्चा माल भी मिल पाने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल से व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये लागू हुई थी और ये जो नीति है स्क्रैपेज पॉलिसी, इसका मकसद यही है कि सड़कों से अनफिट गाड़ियों को हटाया जाए जो प्रदूषण फैलाती हैं और इसके जरिए एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी बूस्टअप किया जाए। यानी कि जब कच्चा माल मिलेगा तो ऑटो सेक्टर को फायदा होगा, स्टील सेक्टर के लिए भी उस इकोनॉमी को बढ़ावा देने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी। इसके अलावा सरकार का इंटेंशन ये भी है कि स्क्रैपेज यूनिट भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्रैपेज सेंटर लगाया जाए। हालांकि इस दिशा में बहुत बड़ी मदद या सफलता अभी तक नहीं लगी है, लेकिन सरकार अपने इस इंटेंशन के साथ में, इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रही है। और इस दिशा में आपको बता दें कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार ने लागू करी है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो 15 साल की उम्र निर्धारित है। यानी कि अगर गाड़ी ने 15 साल अपना समय सीमा पूरा कर लिया है और वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है तो फिटनेस टेस्ट के फेल होने पर उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होगा। जबकि प्राइवेट गाड़ियों के लिए ये समय सीमा 20 साल है। अगर प्राइवेट गाड़ियों ने 20 साल की समय सीमा पूरी की है और वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है और फेल होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होगा। हालांकि इस मामले में ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैपेज सेंटर जाती हैं और फिर वो व्यक्ति अगर नई गाड़ी खरीदता है तो राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य उसको सड़क टैक्स में 25% का टैक्स रिबेट दे सकती हैं। तो इस पूरे पॉलिसी के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो प्रदूषण है उसमें भी काफी हद तक कमी लाई जा सके।
तो स्क्रैपेज पॉलिसी इन्वायरमेंट को देखते हुए और सर्कुलर इकोनॉमी में सर्कुलेशन हो, दोबारा नई गाड़ियां आए, ये सब उस मूव को देखते हुए, लेकिन ऑटो स्पेस तो आज अलग रफ्तार पे चल ही रहा है। आज आप जितने भी टू व्हीलर की स्पेस की बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें, ऑटो एंसिलरी की बात करें, टायर स्पेस की बात करें, सब में एक अच्छी खासी मूव है। बीटीएससी ट्रेड्स ले लेते हैं आप। श्रीकांत, आपके बीटीएससी ट्रेड्स क्या होंगे? क्या अब हम एक नई लेग मूव के लिए तैयार हैं? ऊपर की बेट्स होनी चाहिए या फिर कुछ कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं? क्या होंगे आपके कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स? तो देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने वापस अपने सेम हाइस को ऑलमोस्ट टेस्ट करने के बाद एक हमने करेक्शन देखा है, तो शायद थोड़ा और वक्त निकल सकता है, लेकिन इवेंचुअली लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें बिल्कुल देखने मिलेगी। आईडीबीआई ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छे टेक्निकल फॉर्मेशन के साथ ये ऊपर जा रहा है और कम से कम 56-57 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से आईडीबीआई को लॉन्ग करके चले, जो 53 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 51 का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे। आईडीबीआई बैंक। राजेश, आपके क्या होंगे बीटीएससी ट्रेड्स? प्रियंका जी, पहला स्टॉक रेडिंगटन, ये स्टॉक में एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है आज, हमें लगता है रेडिंगटन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 195 से 200 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है कि कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 178 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा यहाँ पे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया में भी देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव। आज देखें तो ड्यूरिंग द डे जो डिप मिला था, सारा ही जो लॉसेस थे ड्यूरिंग द डे के, वो सब रिकवर करके स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है डेली सेटअप पे, हमें लगता है ब्रिटानिया यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। कल के सेशन में 4300 4340 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4165 के आसपास। ठीक है श्रीकांत, मैं दो शेयर आपके सामने रखता हूं, दोनों को बताइएगा कि इसको बीटीएसटी एसटीबीटी करें। एसटीबीटी वाला जो कैटेगरी वाला शेयर है वो है टाइटन। एक बार जरा चेक कीजिएगा टाइटन को क्या एसटीबीटी बेच के जा सकते हैं, कल खरीदेंगे। और जिसको लेके जाना है उसका नाम है श्री सीमेंट। क्या श्री सीमेंट को खरीद के जा सकते हैं? जरा दोनों को चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मार्केट 18,600 के करीब आ चुका है, वैल्यूएशन कंसर्न्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है कि टाइटन में एटलीस्ट यहाँ पे बड़ी खरीदारी तो बिल्कुल हमें देखने नहीं मिलेगी। तो अगर खरीदारी नहीं होने वाली है तो शायद बिकवाली रहेगी या प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि टाइटन को बिल्कुल या तो आप एक एज अ हेज शॉर्ट करके चले, जो 2590 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2 या 3 दिन के हाइज देखे तो उन्हें भी आज के दिन में स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया है। तो इसी वजह से लगता है कि 2610 के स्टॉप लॉस के साथ या 2615 के स्टॉप लॉस के साथ फाइनली टाइटन को शॉर्ट करके चले। टारगेट्स यहाँ पे रखे 2500 के करीब के। और अगर श्री सीमेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी ने भी बताया था, या शायद आपने भी यही डिस्कस किया था, कि सीमेंट अगर ओवरऑल स्पेस में एक मोमेंटम धीरे धीरे बनते जा रहा है और यहाँ से एक मोमेंटम देखने बिल्कुल मिल सकता है। तो दालमिया भारत, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इन सभी में हमें लगता है कि एक मोमेंटम देखने मिलेगा। और अगर शायद जो ब्रेंट क्रूड के दाम अगर $80 के अगर नीचे अगर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ मे बी राइजिंग केसेस इन चाइना, कोविड केसेस इन चाइना, अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर ये सेक्टर जो पर्टिकुलर कमोडिटी सेक्टर है, इससे काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली सीमेंट कंपनीज को इंडिया में। और इसी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसे हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप लॉन्ग करके सीमेंट कंपनीज को जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम अंबुजा की बात कर रहे थे। श्री सीमेंट का डे हाई पे क्लोजिंग है, टाइटन डेज लो पे क्लोजिंग कर रहा है, इसलिए एसटीबीटी और बीटीएसटी थोड़ा देख के कीजिएगा। जहाँ पे वीकनेस है इसी में चर्निंग होगी, चर्निंग में वीक काउंटर्स को बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों को लेफ्ट आउट फीलिंग है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको मौका मिलेगा शॉर्ट करके भी पैसे कमाने का। कोई एसटीबीटी का सौदा है राजेश जी आपके पास? मैं इस माहौल को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं चेक एंड बैलेंस करना चाहता हूँ। राजेश जी, कोई एसटीबीटी? नहीं डिम्पी जी, अभी सच कोई एसटीबीटी पे फोकस नहीं है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो सारे ही फोकस बाय आइडियाज को आइडेंटिफाई करने में ही है। तो एसटीबीटी एज सच कोई बहुत बड़ी वीकनेस तो नहीं लग रही। यस, हो सकता है कोई न्यूज़ के चलते कोई स्टॉक करेक्ट हो जाए, लेकिन एज सच कहीं कोई अभी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख नहीं रही कि कोई शॉर्ट का ट्रेड लिया जाए।
ओके, लेकिन क्लोजिंग से पहले आपको बैंक निफ्टी में उसी तरह की पोजीशनिंग दिख रही है या फिर इनफैक्ट जब सुबह खुले थे तब दबाव के साथ खुले थे और उसके बाद आपने देखा कि वो रिकवर भी हुआ, लेकिन अभी जो गेन्स हुए थे बैंक निफ्टी में वो इरोड हुए हैं। निफ्टी पर भी आपने गेन्स इरोड होते हुए देखे, लगभग 50 ऑड पॉइंट्स के, 50-60 ऑड पॉइंट्स के। बैंकिंग स्टॉक्स तो इस वक्त आपको लाल निशान में भी दिखाई दे रहे हैं और लेकिन आज जो बड़ी दिख रही है आपको, वो आपको मेजरली स्पेसेस लाइक ऑल मार्केटिंग काउंटर्स हो, एनर्जी काउंटर्स लाइक रिलायंस हो, वहां पर आपको बड़ी मूव दिख रही है। इनफैक्ट आज टॉप गेनर यही स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3-3.5% के साथ गेन करते हुए काम कर रहा है। साथ ही बीपीसीएल जैसे काउंटर, एचपीसीएल जैसे काउंटर, वहां पर 5-5% की आपको मूव देखने को मिल रही है। तो क्रूड डेरिवेटिव्स को तो क्लियरली फायदा मिल रहा है। क्रूड अब लगभग $82 के पास है, उसका क्लियर फायदा आपको दिख रहा है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में भी बड़ी मूव है। एशियन पेंट्स में आपको लगभग 1.5% की यहां तेजी दिख रही है। और दूसरा जो स्पेस है वो है ऑटो पैक में एंड स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस। आज हीरो मोटर कॉर्प ने इनफैक्ट वीकेंड पर प्राइस हाइक की न्यूज आई और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात तो पहले भी कह चुके हैं। उस स्टेटमेंट के बाद, इस प्राइस हाइक के बाद आज आपको रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2.5% इस वक्त तेज है। सुबह के वक्त ये ट्रेडिंग में लगभग 3-3.5% की भी तेजी दिखा चुका है। बजाज ऑटो आपको 1% तेज दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट प्रीमियम सेगमेंट में आयशर मोटर भी आपको तेज दिखाई दे रहा है। डिविस लैब हमने देखा था कि जब नंबर्स के बाद का रिएक्शन था, वहां से स्टॉक ने लगभग 200 रुपए तो रिकवर करा है और क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है या फिर अभी बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स है? चार्ट पर क्या रिवर्सल के साथ दिख गए, इसे देख कहना शायद जल्दी होगी, लेकिन फिलहाल आप स्टेबलाइज होते हुए डिविस लैब को तो देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप डेरिवेटिव स्पेस में बात करें, आज आपको सारे गैस काउंटर्स हों, ओएमसी काउंटर्स हों, इनमें मूव है। गैस काउंटर्स में क्योंकि किरण पारेख का जो वर्किंग फॉर्मूला है, जो गैस प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मुलेशन है, उसको लेकर क्लैरिटी पर बाजार एक्साइटेड है और आप सारे गैस काउंटर्स, चाहे गुजरात गैस हो, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स हो, इन सब में अच्छी मूव देख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स हैं उसमें आपको डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव दिख रही है। वहां पर आप देख रहे हैं 6% तक भी तेज था आज दिन में, अभी फिलहाल 4-4.5% की तेजी है। जीओएम की बैठक है 17 दिसंबर को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर, लेकिन टिपिकली दिसंबर का मंथ जनरली ट्रैवल रिलेटेड, ओपन अप थीम से रिलेटेड, कैसीनोज के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, इनके लिए काफी फेवरेबल लगता है। वो भी एक ट्रिगर यहाँ होता है कि आप देख रहे हैं इसमें तेजी है। इसके अलावा फाइनेंस काउंटर्स, जितने भी एनबीएफसीज हैं, फाइनेंस काउंटर्स हैं, फाइनेंशियल आर्म्स हैं, वहां पर आपको मूव दिख रही है। बैंक्स तो चल चुके हैं, चल ही रहे हैं, लेकिन अब फाइनेंस काउंटर्स में आपको पिछले हफ्ते थर्सडे फ्राइडे से ही मूव दिखती रही हैं। आज के दिन भी आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर दूसरे मन्नापुरम फाइनेंस हो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, इन सब में अच्छी मूव दिख रही हैं। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, आईडीएफसी हो, इन सब में मूव है। टायर काउंटर्स में आपको अच्छी खासी मूव दिखेगा। पोलो टायर तो सबसे टॉप लीडर है एफएनओ स्पेस में। टायर स्पेस तो पूरा चल रहा है, लेकिन यहाँ 6-6.5% की तेजी आपको दिख रही है। उसके अलावा आज सुबह भी हम एक काउंटर डिस्कस करते हैं व्हाइट गुड स्पेस के, वहां पर भी एक ब्रोकरेज हाउस की व्यू आई थी, रिपोर्ट आई थी और आप सुबह वर्लपूल तो सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन अभी फिलहाल आप वोल्टास को भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक मूव दिख रही है। कुछ केमिकल स्पेस के स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको तेजी दिख रही है, जस्ट लाइक दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, इन स्टॉक्स में भी मूव है। लेकिन जो बड़े स्पेसेस हैं उसमें रिफाइनरी स्पेसेस हैं, टायर स्पेसेस हैं, कुछ सिलेक्टिव मिड कैप पीएसयू बैंक्स में आपको मूव दिख रही है और साथ ही आपको मूव दिख रही है ऑटो एंसिलरी के कुछ काउंटर्स, टायर स्टॉक्स हुए, गिब्रियल जैसे काउंटर्स हुए, जहां पर मूव दिख रही है। सेरेमिक प्रोडक्ट्स, इसको सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, कजारिया सेरेमिक का मूव बढ़कर, इनफैक्ट रिकमेंडेशन भी हमें अभी श्रीकांत ने भी दी, यहाँ पर मूव लगभग 6% की है। रिडिंगटन पर आपको एक बाय कॉल दिख रही है, बीटीएसटी ट्रेड दिख रहा है, वहां पर 3% की मूव है और एग्रोकेमिकल स्पेस के कुछ काउंटर्स लाइक रेलिस में मूव है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है, एनसीसी, एचसीसी, इनमें आपको मूव अप पिछले हफ्ते से ही कई ट्रेडिंग सेशन से दिख रही है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट बहुत दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस का और इनमें भी लगातार आपको मूव दिख रही है। ना सिर्फ ये स्पेस, इनफैक्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से देखें, चाहे अशोका बिल्डकॉन हो, इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया हो और साथ ही आईआरबी इंफ्रा डेवलपर हो, इन सब कॉस्ट काउंटर्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 से 4% की मूव देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल आज बाजार के लिए एक हिस्टोरिक डे भी रहा। आज हमने फिर से ऑल टाइम हाई को छुआ, उसके बाद बाजार कुछ टाइम सस्टेन भी रहा और फिर अब
थोड़ा सा वहां से लाइट पोजीशन हुई है बाजार की, लगभग 50-60 ऑड पॉइंट्स बाजार ने वहां से गेन्स को इरोड किया है। लेकिन ओवरऑल आप जो बड़ी मूव देख रहे हैं वो क्रूड की ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से, आपको क्रूड के सॉफ्टनिंग की वजह से, ग्लोबली आपको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन पर जो एक व्यू दिख रहा है कि शायद रेट हाइक कम होंगे और उसका एक रिलीफ रैली आप ग्लोबली मार्केट्स में देख रहे हैं, उसकी रैली कहीं ना कहीं एक्सटेंड आपको क्रूड डेरिवेटिव सेगमेंट्स में तो जरूर दिख रही है। आप बाकी जो स्पेसेस यहाँ चल रहे थे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे चल रहे थे, ऑटो कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म और ऑटो में आज भी आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस तो इनफैक्ट हम बात भी कर रहे हैं कि वहां पर क्या एक ब्रेकआउट के चांस दिख रहे हैं, लेकिन कई सारे काउंटर्स आप स्मॉल कैप में भी देखें तो वहां पर बड़ी मूव आपको दिख रही है। आज के दिन में भी मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर, यहाँ तो खैर एक न्यूज आई जिसका एक ट्रिगर है, मैक्स फाइनेंशियल अपनी इक्विटी की बाय करने की बात हुई और उसके बाद आपने इसमें स्पेस में मूव देखी। लेकिन ओवरऑल आप बाजार में आज देखें पीएसयू बैंक, ऑटो और उसके अलावा सारे स्पेस थोड़े से लाइट जरूर है। तो क्या बाजार कंसोलिडेट कर रहा है एक बार ऑल टाइम हाई बनाने के बाद? एक बार के लिए ये केस बनता है। ओवरऑल किस तरह का सिनेरियो आज आपको ओवरनाइट देखने को मिलेगा, उस पर क्या डायरेक्शन कल के लिए मिल सकती है? लेकिन बैंक्स कंटिन्यू टू बी रेजिलिएंट। अभी यार लाल निशान में थे, अब फिर से आप देखें तो हरे निशान में बंद होने की कगार पर। चलिए शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। हमारे एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश, श्रीकांत और विनय, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक और इम्पोर्टेंट खबर अपने व्यूवर्स को जरूर बता दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए पेंशन एक बड़ा सहारा होती है और एक उम्र के बाद हर किसी को पेंशन की चिंता सताने लगती है। हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिले। अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर पहल शुरू हो गई, क्योंकि नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि पुरानी पेंशन टैक्स पेयर्स का बोझ बढ़ाएगी। ये खास चर्चा आज शाम आप 5 बजे स्वदेश विशेष में जरूर देखें।